Hey guys, welcome to the show. This is सैयद जवाद. 1947 से पहले पूरी कौम ने देखा एक सियासी गेम ऑफ थ्रोन. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए तेईस मार्च 1940 को जब लाहौर में रेजोल्यूशन पास हुआ तो गांधी ने फौरन कहा पार्टीशन इज अ सिन। 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत रही. इकबाल का ख्वाब सिर्फ एक आइडिया नहीं था. उन्होंने कहा मुस्लिम आर अ नेशन बाय एनी डेफिनेशन. Almost 10 lakh लोग कत्ल हुए. Around more than 1 lakh women were raped and kidnapped. It was such a humanitarian disaster. कायद आज़म ने कहा वी आर टेकिंग पाकिस्तान विद अ हैवी हार्ट. लेकिन कश्मीर जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था, किसी भी मुल्क को असाइन नहीं किया गया. ये वो बलंडर था जो आज तक कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना हुआ है. ये लाइन प्लानिंग नहीं पॉलिटिक्स थी. रेड क्लिफ ने बिना ग्राउंड विजिट किए मैप पर लकीर खींच दी. तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए. ऑलमोस्ट 10 लाख लोग कत्ल हुए. इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री. गांधी का विजन एक यूनाइटेड इंडिया. मगर आज़ादी के साथ आया कन्फ्यूजन और फियर. हु विल रूल? अगर कायदा जिंदा होते तो पूछते. जब पाकिस्तान बना तो ये सिर्फ एक नया मुल्क नहीं बना, ये एक नई सोच की जीत थी. 13 अगस्त की रात 14 अगस्त का चांद निकलता है. सुबह होने से पहले दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क जिंदा हो चुका था, पाकिस्तान. रेडियो पाकिस्तान का पहला ऐलान. 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है. आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए. 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है. आपको पाकिस्तान हे गाइस, वेलकम टू द शो. दिस इज सैयद जवाद और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ तारीख नहीं, एक जज्बा है, एक कुर्बानी है, एक नई शनाख्त का नाम है. 1947 से पहले पूरी कौम ने देखा एक सियासी गेम ऑफ थ्रोन जहां दांव पर लगा था सब कॉन्टिनेंट का मुस्तकबिल. सो गाइस, लेट्स गो डीप इनटू द अनटोल्ड मोमेंट बिहाइंड द फ्रीडम. लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान और इंडियन का फॉर्मेशन के वक्त समझना हर पाकिस्तानी और हर इंडियन के लिए ज़रूरी है. ब्रिटिश का असल रोल क्या था, कायद आज़म ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया और गांधी की पॉलिटिक्स ने क्या टर्न लिए. ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है. अक्सर हम जो कुछ जानते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का वर्जन होता है, लेकिन असल हकीकत उसके पीछे छुपी होती है पॉलिटिक्स, पेन और पावरफुल स्ट्रगल्स. इसलिए अगर आप पाकिस्तान के बनाने की असल कहानी समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें और हर उस शख्स से शेयर करें जो ये जानना चाहता हो. लेट्स स्टार्ट. और आज मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मेरे करीबी दोस्त. तो सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ भाई एज अ को होस्ट. हाउ आर यू आसिफ भाई? थैंक यू जावेद भाई.
आई रियली लाइक टू डिस्कस दिस टॉपिक क्योंकि हमें अपनी आज़ादी और पार्टीशन से मुताल्लिक अवेयरनेस और इस दौर में मुसलमानों की जद्दोजहद का अंदाज़ा आना चाहिए। थैंक यू आसिफ भाई। सेकंड मेरे साथ मौजूद है नासिर शेख। हाउ आर यू नासिर भाई? थैंक यू जवाद भाई। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारी पहचान है जिसकी बुनियाद का हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए। सो लेट डिस्कस। थैंक्स। थैंक यू। थर्ड मेरे साथ मौजूद है दानियल भाई। हाउ आर यू दानियल भाई? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया जावाद भाई। आज का शो वाकई एक अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तकसीम हिंद एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हमारी पहचान का वो बाप है जिसे समझना और याद रखना हर नस्ल के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। सो गाइस, वेलकम टू द शो। सो आसिफ भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। 1857 में जंग हुई लेकिन सज़ा मुसलमानों को मिली। क्या इस वक्त से अंग्रेज़ और कांग्रेस दोनों ने मुसलमानों से खौफ खाना शुरू कर दिया था? जी बिल्कुल ही। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। दिल्ली की सल्तनत मुगलों का मरकज़ थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने ये समझा कि असली थ्रेट मुसलमान है। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पर टारगेट किया। कांग्रेस की शुरुआत भी इसी बेस के साथ हुई, जहां मुसलमानों की वॉइस को इग्नोर किया गया। यही वो वक्त था कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा, अगर कुछ नहीं किया तो हम हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाएंगे। सो नासिर भाई, सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा हिंदूज़ और मुस्लिम दो कौमें। नासिर, क्या उनका ये बयान पार्टीशन की पहली फ़िलोसफिकल बुनियाद था? जी जवाद भाई, सर सैयद अहमद ख़ान का ये बयान था एक पॉलिटिकल और सिविलाइजेशनल रियलिटी पर मबनी था। उनका कहना था कि दोनों कौम अपनी ज़बान, कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री में मुख्तलिफ हैं। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए मुसलमानों को जगाया और अगर तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो मेजॉरिटी के साए में गुम हो जाओगे। ये एग्जैक्टली। उनका टू नेशन थ्योरी का पहला नक्शा ही उसी वक्त बन गया था। अल्लामा इकबाल ने 1930 में एक नया तस्वुर दिया, एक मुस्लिम स्टेट। क्या ये स्पीच सिर्फ ख्वाब था या एक रोड मैप था? इकबाल का ख्वाब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा, मुस्लिम आर अ नेशन बाय एनी डेफिनेशन। इकबाल ने ये समझा कि इंडियन मुस्लिम्स को सिर्फ रिलीजियस नहीं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी चाहिए। इनका तस्वुर पाकिस्तान सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिवाइवल का पैगाम था। ये रोड मैप कायदे आज़म के हाथों में जाकर हकीकत बना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 ने दुनिया को हिला दिया। क्या इस दिन गांधी ने पहली दफ़ा खुली मुखालफत की? जी जवाद भाई, ये सवाल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में रेजोल्यूशन पास हुआ तो गांधी ने फ़ौरन कहा, पार्टीशन इज़ अ सिन। उनका ये रिएक्शन इंटेंस था, लेकिन उनको लगा कि मुसलमान ने फाइनल सेपरेशन का रास्ता चुना है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कम्युनल पार्टी कहकर रिजेक्ट करने का शुरू किया। गांधी और कांग्रेस का ये रिएक्शन दिखाता है कि मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए उनके पास कभी जगह नहीं थी। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने ओवरवेलमिंग मैंडेट हासिल किया। फिर भी कांग्रेस ने क्यों नहीं माना कि मुस्लिम मेजॉरिटी ने फैसला कर लिया है? 1940 के इलेक्शन में मुस्लिम्स इंडिया का रेफरेंडम थे। मुस्लिम लीग ने 90% मुस्लिम सीट्स जीती। ये मैंडेट था पाकिस्तान के हक में, मगर कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग को अलग करने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश को भी इन्फ्लुएंस किया ताकि पाकिस्तान की डिमांड वीक हो जाए। इस रिफ्यूज़ल ने पार्टीशन को ताकत दी और दिखाया कि मुस्लिम्स अपनी किस्मत खुद लिखना जानते और चाहते हैं। गांधी एक बुजुर्ग इंसान थे, लेकिन उनका विजन सेकुलर इंडिया का था। नासिर, क्या उनका ये विजन मुसलमानों के लिए जगह नहीं छोड़ता था? गांधी का सेक्युलरिज्म बज़ाहिर एक मास्क था। वो चाहते थे कि मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी के साथ एडजस्ट हो जाएं, लेकिन बराबरी का कोई भी वादा नहीं था।
उनका राम रजिया का आइडिया एक रिलीजियस स्टेट था जिसमें मुस्लिम सेकंड क्लास बनकर रहना पड़ता। मुस्लिम्स के फेयर को कभी सीरियस नहीं लिया गया। ये विजन मुसलमानों के लिए एक आज़ादी का नहीं बल्कि गुलामी का नया चेहरा था। कैबिनेट मिशन प्लान मुसलमानों को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देता है। क्या नेहरू एक प्रेस स्टेटमेंट ने इस प्लान को तोड़ दिया? बहुत बहुत शुक्रिया जवाब इस क्वेश्चन का। एग्जैक्टली नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, वी आर नॉट बाउंड बाय ग्रुपिंग। ये स्टेटमेंट कैबिनेट मिशन प्लान के कोर को डिस्ट्रॉय करता था। काश समझ गए थे कांग्रेस कभी भी मुस्लिम को हक नहीं देगा। ये ट्रस्ट की आखिरी कड़ी थी और इसके टूटने पर पार्टीशन इनएविटेबल बन गया था। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ। क्या ये पाकिस्तान की जीत थी या एक मजबूरी? ये जीत भी थी और मजबूरी भी थी। जीत इसलिए कि पाकिस्तान का नाम फाइनली ऑफिशियली तस्लीम हुआ, मगर मजबूरी इसलिए कि वक्त कम था, रिसोर्सेज नहीं थे और ब्लड शेड का डर था। कायदे आज़म ने कहा, वी आर टेकिंग पाकिस्तान विद अ हैवी हार्ट। ये आज़ादी की कीमत थी, लेकिन ये कीमत अदा करनी ज़रूरी थी। रेड क्लिफ लाइन ने शहरों, कबीलों और ख़ानदानों को 2 हिस्सों में काट दिया। क्या ये लाइन इंसानी फैसला था या अंग्रेज़ी चालाकी? जी जवाद भाई, ये लाइन प्लानिंग नहीं पॉलिटिक्स थी। रेड क्लिफ ने बिना ग्राउंड विजिट किए मैप पर लकीर खींच दी और इसका नतीजा ये था कि लाहौर एक दिन इंडिया में था और अगले दिन पाकिस्तान में। कश्मीर का फैसला इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया, जिसका आज तक नतीजा हम भुगत रहे हैं। ये लाइन अंग्रेज़ की चालाकी थी ताकि दोनों ममालिक में टेंशन रहे। कम्युनल रियोट्स, ट्रेन फुल ऑफ लाशें। दानियल, क्या ये सब पार्टीशन की कीमत थी या कांग्रेस और ब्रिटिश फेलियर का नतीजा था? बड़ा तकलीफ दे सवाल ये जवाब दिए। पार्टीशन की कीमत नहीं थी, ये इंसानियत का इम्तिहान था। कम्युनल राइट्स ऐसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नतीजा नहीं था, ये उसी नफरत का नतीजा था जो सालों से पल रही थी। जैसे कांग्रेस ने कभी खुलकर कंडेम भी नहीं किया और ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के जरिए और भड़का दिया। जब माउंटबेटन ने हैस्ली पार्टीशन का इरादा किया, लोगों को तैयारी करने का वक्त भी नहीं दिया गया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं थी और रेड क्लिफ ने शहरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ट्रेन लाशें लेकर आई, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू की नहीं थी, ये उस इंसानी फेलियर की लाशें थी जहाँ सियासत इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ गया था। ये हिजरत सिर्फ सफ़र नहीं था, ये कीमत थी एक ख्वाब की। लाखों ने सब कुछ छोड़कर एक नया मुल्क चुना। कुर्बानी का नतीजा पाकिस्तान है भाई। और आखिरी बात, जिन लाशों ने ट्रेन का सफ़र किया था जवाद भाई, वो पाकिस्तान की बुनियाद का कीमती संगे मन बन गए आज। लाखों लोग हिजरत कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी। क्या ये हिजरत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी थी? बहुत अच्छा सवाल है जवाब। बिल्कुल, हिजरत सिर्फ सफ़र नहीं था, एक इंतहाई तकलीफदा कुर्बानी थी। लाखों लोग अपनी ज़मीन, घर, यादें सब कुछ छोड़कर आए थे, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनको नया पाकिस्तान में इज्जत और अमन दिया जाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन भी था। ट्रेनों में कत्ले आम, रास्तों में भूख और प्यास और अनजान सरहदें, लेकिन लोग रुके नहीं। ये हिजरत वो प्राइस थी जो मुसलमानों ने अपनी पहचान और आज़ादी के लिए दी। कुर्बानी पाकिस्तान की बुनियाद का असल रूह है। गांधी ने कहा, पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। जब पाकिस्तान बना तो क्या ये गांधी का डिफीट था? अगर आप इसे पॉलिटिक्स का मैच समझें तो हाँ, ये गांधी की डिफीट थी। गांधी का विजन एक यूनाइटेड इंडिया, लेकिन ऐसा इंडिया जहां मुसलमानों के लिए किसी जगह का तयन नहीं था। उनकी सेकुलर सोच में रिलीजियस आइडेंटिटी का कोई ख़ास फ्लेवर नहीं था, लेकिन उनका ये मानना था कि एक मुल्क में 2 कौम नहीं रह सकती। सिर्फ उनका फिलोसफिकल स्टांस नहीं था, ये उनके पॉलिटिकल स्टेबलनेस भी थी। जब पाकिस्तान बना तो ये सिर्फ एक नया मुल्क नहीं बना, ये एक नई सोच की जीत थी, एक ऐसी सोच जिसे गांधी कभी समझ ही नहीं पाए। कायदे आज़म का पहला स्पीच, यू आर फ्री नासिर, क्या ये स्पीच उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान को सिर्फ मुसलमानों का मुल्क समझते थे? जी हाँ, कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच एक विजन था जहां हर फर्द को उसकी ज़ाती, मजहबी और सियासी आज़ादी दी जाएगी। उन्होंने कहा था, यू मे बिलोंग टू
any religion, caste, or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये उन लोगों के लिए सीधा पैगाम था जो पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे। कायदे आज़म का पाकिस्तान इंक्लूसिव था, जहां मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सबको बराबरी का हक मिलता। उनकी ये स्पीच पार्टीशन के फ़ौरन बाद थी, जब नफ़रत की आग भड़की हुई थी, और उस वक्त ये कहना बहुत बड़ी बात थी। अगर आज खालिद जिंदा होते तो पाकिस्तान को किस सिमत में ले जाते? व्हाट डू यू थिंक? क्या अब हम उनके मिशन पे हैं? अगर आज कायद जिंदा होते ना जवाद भाई, तो आज पाकिस्तान इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिव और प्रोग्रेसिव होता। उनका मिशन था रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी फॉर ऑल और करप्शन फ्री सिस्टम। लेकिन आज का पाकिस्तान उनके विजन से काफ़ी दूर है। वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मजहबी अनासिर के कब्ज़े में हो या माइनॉरिटीज़ डर के ज़िंदगी गुजारे। लेकिन साथ ही कायद का मिशन एक लिविंग आइडिया है। अगर हम सोचें, इंसाफ और यकीन मौकम से काम लें, तो अब भी इस रास्ते पर वापस आ सकते हैं। अगर कायद आज जिंदा होते तो पूछते, क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका मैंने ख्वाब देखा था? मगर अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। कायद का एक बड़ा मशहूर और मेरा बड़ा दिल के करीब कोट है, जो मैं बताना चाहूँगा। आप आज़ाद हैं, आप मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, और किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए इस पाकिस्तान की सरजमीन पर आप आज़ाद हैं। सो असीब भाई, क्या पर्सपेक्टिव है आपका हिस्ट्री को लेकर? थोड़ा सा एलिबरेट कीजिएगा। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान का पहला वमेरा था। लाहौर मिंटो पार्क 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अजीम शान जलसा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया को एक पैगाम दिया, मुसलमान एक अलग कौम है जिनका दीन, कल्चर सब मुख्तलिफ है। हमारा मुस्तकबिल भी अलग होना चाहिए, और उसी मुस्तकबिल का नाम होगा पाकिस्तान। 1946 के इलेक्शन ने तारीख का रुख बदल दिया। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध जीत लिया। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनी और सबसे बढ़कर 87% मुस्लिम रिजर्व जीत कर ये साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमान की असल नुमाइंदा है। कांग्रेस ने 9 प्रोविंस जीते, लेकिन मुस्लिम लीग का पैगाम सिर्फ साफ था, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो किसी के अंडर नहीं रह सकती। फरवरी 1946 हिंदू और मुस्लिम नेवल जवान ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करता है। पूरा मुल्क ही एक ही आवाज़ में पूछता है, अंग्रेज़ भारत छोड़े। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट में मिशन इंडिया आया। 16 मई को प्लान पेश किया गया। इंडिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बी मुस्लिम मेजॉरिटी, एंड द थर्ड वन इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल। मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का इख्तियार होता है। कायद आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्लान को मान लिया, क्योंकि इसके प्लान में मुस्लिम अक्सरियती प्रोविंसेस को आपस में ग्रुपिंग का हक दिया गया, और ये ग्रुपिंग आगे चलकर पाकिस्तान का रक्षा बन सकती थी। कांग्रेस ने प्लान को पहले तो रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि वो ग्रुपिंग्स को बाइंड नहीं समझते। इसमें मुस्लिम्स को उनके यकीन को मज़ीद मजबूती दी गई। हिंदुस्तान के मुस्लिम्स का हकूक़ सिर्फ अलग मुल्क बनने से ही महफूज रह सकते हैं। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन का किरदार। ब्रिटिश क्राउन ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल बनाया। उनका मिशन सिर्फ साफ था, ब्रिटिश राज का इंतकाल इक़्तिदार। माउंटबेटन ने देखा मुस्लिम लीग का रुख सिर्फ और सिर्फ साफ है, पाकिस्तान। अब मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है पाकिस्तान की सिंध। तो तकसीम तय हो गई थी। आज 75 साल बाद कुछ लोग कहते हैं कि पार्टीशन गलती थी। क्या ये सिर्फ हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन था या नई जनरेशन की कंफ्यूजन है? व्हाट डू यू थिंक? ये कन्फ्यूजन भी है और डिलिबरेट डिस्टॉर्शन भी है। जब हिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सिमट जाए और ग्राउंड रियलिटीज़ का एनालिसिस ना हो, और नई नस्लें जब ऐसी बातें भूल जाती हैं, तो उनको असलियत से वाकफियत कम हो जाती है। तो पार्टीशन को कोई इम्पल्स डिसीजन नहीं था। पार्टीशन एक लॉन्ग स्ट्रगल थी।
आइडेंटिटी का एक क्राइसिस और अनजस्ट ट्रीटमेंट का रिएक्शन था। लेकिन जब आज लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसने लोगों पे क्या गुजरी, उस चीज़ को सामने रखते हैं लेकिन उसके कॉज को नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि शायद पार्टीशन गलती थी। बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं पार्टीशन एक ज़रूरत थी, एक फ़ैसला था जिसे किसी का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि समझने की ज़रूरत है। जवाद, आपकी रिसर्च से या आपकी नॉलेज के मुताबिक क्या ये सिर्फ एक पार्टीशन था, या आज़ादी की कीमत इतनी थी कि हर घर से एक कहानी, हर दिल से एक चीख निकली? सो 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत रही। 14 और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान दो आज़ाद ममालिक में तकसीम हो गया, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। लोगों ने फ्रीडम का सपना देखा था, मगर उस आज़ादी का बदला इतना थ्रिलर होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 1,70,00,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, 10 लाख लोग मार दिए गए। It was one of the largest forced migration in human history. According to the historians, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की डेंजरस स्ट्रेटजी इस्तेमाल की ताकि लोगों को मज़हब के नाम पर बांट दिया जाए और उनका यूनिटी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट ने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया कि वो हिंदुस्तान छोड़ने का अनाउंसमेंट करें, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर। मगर आज़ादी के साथ आया कन्फ्यूजन और फियर। हु विल रूल? मुस्लिम्स, जो उस वक्त 25% थे, उनको डर था कि हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में उनकी आइडेंटिटी और राइट्स दब जाएंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने किया एक हिस्टोरिकल डिमांड। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम एज पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने हर मंजिल, हर स्टेज पर यह साबित किया कि मुसलमानों को चाहिए एक अलग मुल्क जहां वो अपने मज़हब, तहजीब और पहचान के साथ जी सकें। हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम एज पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने हर मंजिल, हर स्टेज पर यह साबित किया कि मुसलमानों को चाहिए एक अलग मुल्क जहां वो अपने मज़हब, तहजीब और पहचान के साथ जी सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मिशन के लिए साल साल मेहनत की और मुस्लिम लीग को एक ताकतवर तहरीक में तब्दील कर दिया। 1946 लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन, नए ब्रिटिश वायसरॉय ने नेहरू और जिन्ना के साथ नेगोशिएशन की और सरहदें बनाने का काम दिया गया एक ब्रिटिश लॉयर को, रेडक्लिफ, जिन्होंने कभी इंडिया देखा तक ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ 36 दिन में लाइन खींच दी, इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन कश्मीर, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था, किसी भी मुल्क को असाइन नहीं किया गया। ये वो ब्लंडर था जो आज तक कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना हुआ है। जब ब्रिटिश चले गए तो सिर्फ आज़ादी नहीं छोड़ी, वो पीछे छोड़ गए मॉब्स, ब्लडशेडेड, रेप्स, रियोट्स। ऑलमोस्ट 10 लाख लोग कत्ल हुए, अराउंड मोर देन 1 लाख women were raped and kidnapped. It was such a humanitarian disaster. 13 अगस्त की रात 14 अगस्त का चांद निकलता है। सुबह होने से पहले दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क जिंदा हो चुका था।
पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान का पहला ऐलान रात के 12 बजे ही लाहौर रेडियो स्टेशन पर आवाज़ गूंजती है, ये रेडियो पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान सुन रहे हैं। ताकत का सरचश्मा अब अवाम है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। 23 मार्च को फैसला हुआ, 1946 में अवाम ने मोहर लगाई और 14 अगस्त 1947 को खुदा ने वो ख्वाब हकीकत बना दिया, पाकिस्तान बन गया। और आज 75 साल बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी तक हीलिंग की स्टेज तक नहीं पहुँचे। कश्मीर अब भी बैटलफील्ड बना हुआ है और इंडिया में मुस्लिम को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली सिंस द राइज ऑफ बीजेपी नेशनलिस्ट। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट? मुझे पता है कुछ लोगों को ये एपिसोड बहुत इम्पैक्टफुल लगा होगा और कुछ शायद एग्री ना करें, लेकिन मेरे लिए ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड था। इस एपिसोड को रिलीज़ करने का मकसद सिर्फ एक था कि हम सच जानें, ट्रूथ जानें, इसे हिस्ट्री समझें, असल हिस्ट्री समझें, ना कि वो जो हमें टेक्स्ट बुक ने बताया। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको सिर्फ इन्फॉर्म नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी कर गया होगा। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों, घर वालों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे ये तारीख जानने में दिलचस्पी है। लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।